हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 142। माँ, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें जीने दूंगा। बूढ़ी औरत ने आह भरी। उसे पहले से ही लग रहा था कि उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। ऋषि अग्रवाल जल्दी से कमरे से बाहर निकले और एक पेड़ के नीचे आ गए। उसने दांत पीसकर अपने सामने वाले बड़े पेड़ पर जोर से मुक्का मारा। वह बड़ा पेड़ जिसे 3 लोग घेरे हुए थे, जोर से हिल गया। गिरे हुए पत्ते रंग बिरंगे हैं और नीचे की ओर लहरा रहे हैं। ये दर्शाता है कि पत्तियां अंततः मिट्टी में वापस लौट आएंगी। जब ऋषि अग्रवाल बहुत शक्तिहीन महसूस कर रहे थे, तभी ध्वनि संचरण जेड स्लिप पुनः कंपन करने लगी। उनका अल्केमिस्ट गिल्ड के मामलों की देखभाल करने का कोई इरादा नहीं था, न ही उनके पास ऐसा करने की कोई ऊर्जा थी। लेकिन ध्वनि संचरण जेड पर्ची कई बार कंपन किया है। वह बहुत बुरे मूड में था और आध्यात्मिक ऊर्जा डालने के बाद उसने गालियां देनी शुरू कर दीं। लेकिन कुछ देर तक कोसने के बाद वह अचानक रुक गया। अंदर से आती आवाजें सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे आशा दिखाई दे रही हो। वह मौके पर ही गायब हो गया। 2 घंटे बाद वह एक बड़ी संरचना के सामने चमक उठा। अपने सामने की संरचना को देखते हुए उसने गहरी सांस ली। उसे बस यह एहसास हुआ कि यहाँ एक रहस्यमय संप्रदाय प्रकट हुआ है। जिस दिन इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी और उससे कुछ अधिक समय पहले अमर लोग वास्तव में यहाँ अवतरित हुए थे। उसने अपने अधीनस्थों से सुना कि इस संप्रदाय के पास एक जादुई हथियार भी है जो इसकी रक्षा करता है। वैसे भी ये संप्रदाय अत्यंत जादुई है और बहुत संभव है कि इसके पास मरते हुए व्यक्ति के जीवन को लंबा करने का कोई उपाय हो। इसलिए वह जल्दी में आया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं कोई अमर प्राणी पा सकता हूं और उससे अपने जीवन को लंबा करने के लिए कुछ अमृत मांग सकता हूं। इस तरह उसे इसे परिष्कृत करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि नहीं, तो वह इस जादुई संप्रदाय की ओर देखेगा कि क्या दीर्घायु फूल की परिपक्वता को तेज करने का कोई तरीका है, या सीधे तौर पर अपनी मां के जीवन को बढ़ाने में मदद करें। भले ही यह कुछ ही महीनों का समय हो। अपने सामने की संरचना को देखते हुए उसने अपनी साधना जारी की और चिल्लाया, किम्यागर संघ के अध्यक्ष, कृपया साथी ताओवादी मुरोंग से मिलें। उसने अपने अधीनस्थों से हियान संप्रदाय के बारे में सब कुछ पहले ही जान लिया था, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का नाम भी। उसके चिल्लाने के कुछ देर बाद ही देवेंद्र मुर्मू उसके सामने आ गए। देवेंद्र मुर्मू ने ऋषि अग्रवाल को देखा, उनके पहने हुए कपड़ों को देखा और उनकी साधना के स्तर को देखते हुए उन्हें यकीन हो गया कि वे वास्तव में अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति से मिलिए, देवेंद्र मुर्मू ने झुककर बात की और न तो विनम्रता से बोले और न ही अहंकार से। देवेंद्र मुर्मू ने दुनिया बहुत देखी थी और अमर लोग भी उन्हें भाई कहते थे। जब वे ऐसे बलवान व्यक्ति से मिलते थे तो उन्हें भी बराबरी का दर्जा देते थे। ऋषि अग्रवाल को देवेंद्र मुर्मू के कारनामों के बारे में पहले से ही पता था। हालांकि उन्होंने देखा कि देवेंद्र मुर्मू अभी फ्यूजन दायरे में ही हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें नीचा नहीं देखा, बल्कि उन्होंने अत्यंत सम्मान के साथ झुककर कहा, मास्टर मुरोंग, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे दोनों अमर अभी भी यहाँ हैं। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू ने निर्णायक ढंग से अपना सिर हिलाया और कहा, वे सभी परिलोक लौट गए हैं। ऋषि अग्रवाल का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उन्होंने दांत पीसते हुए देवेंद्र मुर्मू पर अपनी आखिरी उम्मीद टिका दी। तो फिर संप्रदाय गुरु मुरोंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके संप्रदाय के पास कोई अमृत या खजाना है जो जीवन को लंबा कर सके। मेरी माँ अपने जीवन के अंतिम चरण में है और मैं उनकी मदद करने में पूरी तरह असमर्थ हूँ। अगर कोई है तो मैं उसके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास वास्तव में ऐसा कोई अमृत या खजाना नहीं है जो फूलों की दीर्घायु को तेज कर सके। वास्तव में यहाँ तो उनके पास यह नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके वरिष्ठों के पास ये था या नहीं। ऋषि अग्रवाल का चेहरा अचानक उदास हो गया, लेकिन फिर मानो आखिरी तिनका पकड़ते हुए उन्होंने कहा, तो
क्या संप्रदाय गुरु मुरोंग उस अमर अस्त्र से संपर्क कर सकते हैं? अगर हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप उनसे संपर्क करने में मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं आपको दे सकता हूँ। ऋषि अग्रवाल का जन्म एक नश्वर परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण उनकी माँ ने अकेले ही किया था। इतने सालों बाद भी वह अपने बचपन के बुरे दिनों को कभी नहीं भूले हैं। एक वर्ष अकाल पड़ा और उसकी माँ ने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया तथा बचा हुआ सारा भोजन उसे दे दिया। माँ ने खाना खा लिया है, ये शब्द अभी भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू का चेहरा कड़वा हो गया। वह आसानी से ऋषि अग्रवाल को सीनियर से मिलने ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, देवेंद्र मुर्मू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा वह और ऋषि अग्रवाल एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। वह किसी ऐसे व्यक्ति के कारण अनजाने में अपने वरिष्ठ को नाराज नहीं करना चाहता था जिसे वह अच्छी तरह से नहीं जानता था। हालांकि जैसे ही उन्होंने ये कहना समाप्त किया, एक धमाके के साथ ऋषि अग्रवाल अचानक घुटनों के बल बैठ गए। इस पल ऋषि अग्रवाल को इस बात की परवाह नहीं थी कि आसपास कोई है या नहीं। वह अपनी मां के लिए कुछ भी कर सकता था। देवेंद्र मुर्मू चौंक गए और उसे उठाने के लिए दौड़े। राष्ट्रपति जी, आप मुझे निराश कर रहे हैं, ऋषि अग्रवाल ने विनती की। मास्टर मुरोंग, मैं आपका दास बन सकता हूँ। मुझे आशा है कि आप बस एक बार मेरी मदद कर सकते हैं। देवेंद्र मुर्मू का मुंह फड़क उठा और एक पल झिझकने के बाद उन्होंने कहा, ऐसा क्यों न हो, आप थोड़ी देर के लिए वहां चले जाएं, बाकी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। कुछ चीजें भाग्य पर निर्भर करती हैं। वह केवल दिशा की ओर इशारा कर सकता था। जहां तक ऋषि अग्रवाल का सीनियर से मिलना है या नहीं, ये सब उनके भाग्य पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वरिष्ठ उसकी मदद करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि वरिष्ठों को पहले ही यह सब गणना कर लेनी चाहिए थी। ये सुनकर ऋषि अग्रवाल ने देवेंद्र मुर्मू को प्रणाम किया, अलविदा कहा और तेजी से उस दिशा में उड़ चले। देवेंद्र मुर्मू ने अपना सिर हिलाया और अपनी खेती को मजबूत करने के लिए वापस चले गए। ऋषि अग्रवाल देवेंद्र मुर्मू द्वारा बताई गई दिशा में उड़े और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए ये देखने लगे कि क्या उन्हें किसी जादुई हथियार की आभा का आभास हो रहा है। That's right, he thought Devendra Murmu was talking about the traces of the immortal weapon, and in a small woods in Shantipur, Raghav Mehra was wearing simple clothes and carrying 2 buckets of mud. He poured the mud under a big tree and continued walking towards his yard. He decided to dig canals to bring water to the 3 plots of land. Anyway, the water in the small pond is always full. After connecting the 3 plots of land with canals, there will be no need for watering anymore, and when digging a canal, you have to pour out the mud. Look, Anaka Suri is digging the canal, and he is responsible for pouring out the mud. Raghav Mehra had already poured out several buckets of mud and was now returning to the town whistling. What he didn't know was that the soil under the roots of the big tree was filled with mysterious gas. The big tree also grew rapidly under the influence of the soil, becoming taller and taller. Rishi Agrawal flew quickly in the sky and soon arrived at Shantipur, but he didn't feel the aura of immortal weapon here, so we passed by Shantipur directly. However, it just happened not long ago. He suddenly flashed back. He quickly looked towards a small forest. What comes into view is a big tree. This big tree is actually growing taller at a speed visible to the naked eye. What's going on? Rishi Agrawal stood there in a daze. It's the 5th watch. Oh, I feel my kidney hurts. Keep going. Chapter 109. It was arranged by Rishi Agrawal stood in the sky, staring blankly at the tree that was growing taller. I suspected that I was seeing things. How is this possible? To confirm, he flew into the air and landed on the top of the tree. He took a closer look and found that the tree was indeed growing taller. It is still increasing at a speed visible to the naked eye. Extremely magical. He fell to the bottom of the tree. There were only a few piles of soil at the roots of the trees. When he saw these piles of dirt, he felt like he was struck by lightning and stood there in a daze. Rishi Agrawal sucked in a breath of cold air, his face filled with disbelief. In his field of vision, at this moment, those piles of soil were emitting powerful energy and pouring into the roots of the trees. This soil gave him the feeling of a treasure. What the hell is this?
Rishi Agrawal squatted down and took a closer look. He watched the trees grow taller and decided that the soil could accelerate plant growth. Just as he thought of this, he suddenly thought of Devendra Murmu. Isn't this all a coincidence? Or, did someone calculate all this? Rishi Agrawal stared at the mud blankly, then reacted the next second and quickly took out a large box from the ring. This box is as big as a wardrobe. He put the box on the ground, took out his tools and shoveled the dirt into it. Quickly, he put all the piles of soil into the box. At this time, the big tree in front of him also stopped growing taller. Rishi Agrawal was very excited. यदि वह इस मिट्टी को वापस ले जाकर दीर्घायु फूल के नीचे डाल दे, तो क्या इससे दीर्घायु फूल की परिपक्वता में भी तेजी नहीं आएगी? ये प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। ऋषि अग्रवाल जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बार वह फिर रुक गया। वह अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि यहाँ की मिट्टी कहाँ से आई है। उसने शांतिपुर की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस शहर में कोई खजाना प्रकट हुआ हो और उसने मिट्टी को बदल दिया हो? क्या इसीलिए इस मिट्टी का ये प्रभाव है? ऋषि अग्रवाल के विचार भिन्न हैं, लेकिन उसके पास बर्बाद करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने पहले अपनी माँ की जिंदगी बढ़ाने में मदद करने और फिर सच्चाई का पता लगाने की योजना बनाई। लेकिन जब वह जाने ही वाला था, अचानक उसने देखा कि एक सुंदर आदमी 2 बाल्टी सामान लेकर उसकी ओर आ रहा है। एक नज़र में ही उसे पता चल गया कि वे 2 बैरल क्या थे। दोनों बैरलों से एक रहस्यमय ऊर्जा निकल रही थी। क्या ये रहस्यमयी मिट्टी की 2 बाल्टियां हो सकती हैं? ऋषि अग्रवाल कुछ देर तक राघव मेहरा को घूरते हुए वहीं खड़े रहे। राघव मेहरा ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे सरल नहीं हैं। यद्यपि वह साधारण कपड़े पहनते थे, सामान उठाते थे और कठिन काम करते थे, फिर भी वह लोगों को संसार से अलग होने का एहसास दिलाते थे। हालांकि उन्हें राघव मेहरा में किसी भी प्रकार की साधना का आभास नहीं हुआ। बिल्कुल एक नश्वर की तरह। इसकी 2 संभावनाएं हैं। प्रथम, ये व्यक्ति वास्तव में नश्वर है। दूसरा, शायद अधिक बेतुका हो। ये व्यक्ति एक अद्वितीय गुरु है जो इतना शक्तिशाली है कि यह भयानक है। हालांकि वह सांसारिक अमरता के स्तर तक पहुंच गया है, फिर भी उसकी साधना का स्तर देखना असंभव है। उन्हें अब भी लगता था कि पहली संभावना अधिक यथार्थवादी है। मैंने सोचा कि शायद उस जमीन में कोई खजाना है जिस पर यह व्यक्ति खेती कर रहा है, और उस खजाने के प्रभाव से मिट्टी इतनी जादुई हो गई। राघव मेहरा तेजी से आगे बढ़े। इस समय उन्होंने ऋषि अग्रवाल को भी अपने सामने देखा। उसने ये भी देखा कि ऋषि अग्रवाल उसे घूर रहा था। उन्होंने ऋषि अग्रवाल की ओर भी देखा। वह ऊर्जावान दिखता है, उसकी आंखें असामान्य रूप से लंबी बाघ जैसी हैं। ओह, क्या वह कोई और साधक हो सकता है? राघव मेहरा को हाल ही में पता चला कि कई अभ्यासी वास्तव में शांतिपुर आए थे। हालांकि राघव मेहरा ने उनकी बात अनसुनी कर दी, मुस्कुराए और उनकी ओर सिर हिलाया, फिर पेड़ के नीचे मिट्टी डालना शुरू कर दिया। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने जो मिट्टी की बाल्टियां डाली थीं, वे गायब थीं। उसने फिर ऋषि अग्रवाल की ओर देखा। जब ऋषि अग्रवाल ने देखा कि दोनों बाल्टियां वास्तव में जादुई मिट्टी से भरी हुई हैं, तो उन्होंने राघव मेहरा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, युवक, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम क्या कर रहे हो? जब राघव मेहरा ने युवक की पुकार सुनी और ऋषि अग्रवाल के मिलनसार रूप को देखा, तो उन्होंने भी विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने आंगन में जमीन का एक टुकड़ा जोतकर उसमें कुछ फसलें बोईं। चूंकि पानी देना मुश्किल था, इसलिए मैंने उसे तालाब से जोड़ने के लिए एक नहर खोदी और उसमें से मिट्टी निकालकर डाल दी। वैसे मैंने इस शहर में उस बूढ़े आदमी को नहीं देखा। क्या वह कोई अजनबी है? यह जवाब सुनकर ऋषि अग्रवाल की आंखें चमक उठीं। आंगन में कीचड़, क्या इस आंगन में कोई खजाना है? ऋषि अग्रवाल की इसमें रुचि हो गई। राघव मेहरा के अगले शब्दों का सामना करते हुए ऋषि अग्रवाल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, युवक, मैं वास्तव में एक किसान हूँ, मुझे लगता है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, ऋषि अग्रवाल अचानक रुक गए। वह मूलतः ये कहना चाहता था कि राघव मेहरा के घर के आंगन में खजाना हो सकता है और उसने पूछा कि क्या वह उसे दिखाने ले जा सकता है। लेकिन सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर उसने राघव मेहरा को बताया तो शायद वह उसे वहां नहीं ले जाएगा। ऋषि अग्रवाल को अचानक चुप होते देख राघव मेहरा ने अपनी बाहें उठाईं और एक पल के लिए रुक गया। साथ ही वह अभी भी ऋषि अग्रवाल की कही हुई बात के बारे में सोच रहा था। वह वास्तव में एक किसान है।
लेकिन स्थिति को देखते हुए कोई दृश्य बग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यदि दृश्य संबंधी कीड़ा सक्रिय हो जाता तो ऋषि अग्रवाल निश्चित रूप से सबसे पहले उसे वरिष्ठ कहते। जहां तक इस दृश्य बग का सवाल है, राघव मेहरा ने कुछ और अनुमान लगाए। ये दृश्य बग न केवल विभिन्न चिकित्सकों पर अनियमित रूप से सक्रिय होता है, बल्कि यह संक्रामक भी हो सकता है। देखिए, उन्होंने पाया कि जो लोग देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों को जानते थे, वे उन्हें देखते ही सीनियर कहकर बुलाते थे, लगभग बिना किसी अपवाद के। राघव मेहरा को पहले तो इस बात का पता नहीं चला, लेकिन कुछ समय पहले जब उन्होंने अद्विक जैन, अर्जुन शर्मा और देवेंद्र मुर्मू को एक साथ घूमते देखा तो उन्हें इस बात का यकीन हो गया। जब अद्विक जैन ने उन्हें देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें वरिष्ठ कहा। यही बात अर्जुन शर्मा पर भी लागू होती है। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि ये दोनों लोग वास्तव में देवेंद्र मुर्मू को जानते थे। यदि यह संक्रामक नहीं है तो और क्या हो सकता है? यह महज संयोग नहीं हो सकता कि वे देवेंद्र मुर्मू को जानते थे और उन्हें दृश्य रोग हो गया, है न? अब ये बूढ़ा व्यक्ति भी एक किसान है और उसने उसे पहली बार में वरिष्ठ नहीं कहा, जिसका अर्थ है कि दृश्य बग ट्रिगर नहीं हुआ था। बहुत संभव है कि वह देवेंद्र मुर्मू को भी नहीं जानते हों। इसकी पुष्टि के लिए राघव मेहरा ने पूछा, बूढ़े आदमी, क्या आप देवेंद्र मुर्मू को जानते हैं? ये सवाल सुनकर ऋषि अग्रवाल दंग रह गए। अभी उनकी मुलाकात देवेंद्र मुर्मू से हुई थी। बेशक मैं ये जानता हूँ। उसने अचानक फिर से राघव मेहरा की ओर देखा। मेरे सामने वाला व्यक्ति सरल नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि देवेंद्र मुर्मू ने उन्हें यहाँ आने के लिए किसी जादुई तलवार की तलाश में नहीं बल्कि इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी उन्हें तलाश है? फिर उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या वे देवेंद्र मुर्मू को जानते हैं। क्या ये जवाब नहीं था? ये सोचते हुए उसने अचानक सांस ली। इस मामले में क्या यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब देवेंद्र मुर्मू द्वारा आयोजित नहीं किया गया था? या क्या ये वास्तव में कोई शक्तिशाली व्यक्ति था जो पहले से ही उसकी स्थिति को जानता था और उसने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर रखी थी? जहां तक देवेंद्र मुर्मू की व्यवस्था का सवाल है, वह थोड़ी बकवास थी। सबसे पहले वह बहुत तेजी से आगे बढ़े, इसलिए इतनी जल्दबाजी में की गई व्यवस्थाओं को इतनी जल्दी पूरा करना असंभव था। एक साथ सब कुछ तैयार करना तो और भी असंभव है। इसके अलावा देवेंद्र मुर्मू की खेती का स्तर भी ऊंचा नहीं है। उसे इतनी मेहनत करके कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं थी। वह बस कीमती मिट्टी निकाल सकता था, अन्यथा ये कुछ पादने के लिए पैंट उतारने जैसा होगा। आखिरकार यदि आप चाहते हैं कि वह कृतज्ञ हो तो उसे यह मिट्टी दे दीजिए। इस बात से इनकार किया जाता है, इसलिए केवल दूसरी संभावना ही है। क्या ये कोई शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने सब कुछ पहले से गणना करके तैयार कर लिया था? वह राघव मेहरा को घूरने लगा और उसकी आंखों में गंभीरता बढ़ती गई। वह अचानक झुके और बोले, सर, मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी ने ये सब व्यवस्था की है। चूंकि वह इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने सीधे ही पूछ लिया। ये सुनकर राघव मेहरा दंग रह गए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, लेकिन आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। और आपका सवाल क्या है? सब कुछ व्यवस्थित करें, नहरें खोदना, पानी का रुख मोड़ना और कीचड़ डालना। राघव मेहरा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए पूछा, बूढ़े आदमी, क्या आप नहर खोदने और मिट्टी डालने के बारे में पूछ रहे हैं? ये सुनकर ऋषि अग्रवाल ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, ये सभी चीजें, विशेष रूप से मिट्टी डालने की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी और संयोगवश मुझे उनसे सामना हो गया। दूसरे पक्ष को सिर हिलाते देख राघव मेहरा मुस्कुराए और बोले, हाँ, किसी ने तो इसकी व्यवस्था की है। पानी की दिशा मोड़ने के लिए नहर खोदने का विचार बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था और उन्होंने इसे सीधे तौर पर लागू किया। ऋषि अग्रवाल की आंखें चमक उठीं। तो क्या सचमुच कोई शक्तिशाली प्राणी है? ऋषि अग्रवाल ने उत्साह से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि वह व्यक्ति कौन है। राघव मेहरा मुस्कुराए और बोले, यह मैं हूँ। राघव मेहरा ने सब कुछ समझ लिया है। ऋषि अग्रवाल ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। ये कहने के बाद कि वे एक साधक हैं, आगे कोई पाठ नहीं था। इस समय राघव मेहरा ने ये सब सोचा और सब कुछ अनुमान लगा लिया। बूढ़े आदमी के कपड़े देखकर राघव मेहरा को थोड़ा अजीब लगा। हरे वस्त्र पर एक कीमिया भट्टी है। पहले तो वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है, लेकिन अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि यह कीमियागर संघ के लोग पहने हुए कपड़े हैं।
और चूंकि बूढ़े व्यक्ति ने पानी की दिशा मोड़ने के लिए नहरें खोदने की बात कही थी, इसलिए उसने पौधे भी लगाए होंगे। और ये पौधे तो और भी जादुई हैं। बूढ़े आदमी ने ये सवाल पूछा। वह निश्चित रूप से नहर खोदने की तकनीक नहीं जानता, वह तो बस मूर्खतापूर्ण तरीके से पौधों को पानी दे रहा है। दुनिया ऐसी ही है, कुछ साधारण चीज़ें अभी भी बर्बर युग में हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन कुछ स्थान विशेष रूप से अच्छी तरह से विकसित हैं, जैसे कि खेती। ऋषि अग्रवाल ने सोचा कि राघव मेहरा किसी शक्तिशाली अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने राघव मेहरा को ये कहते सुना कि यह मैं हूँ, तो वे वहीं ठिठक गए। आप ही हैं जिसने सब कुछ गणना की है। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। फिर मुझे सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने बस इतना कहा कि वे इस व्यक्ति के साधना स्तर को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि दो संभावनाएं हैं। पता चला कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महाशक्तिशाली व्यक्ति है। बेशक इसे अभी भी सत्यापित करने की आवश्यकता है। लेकिन इसी समय राघव मेहरा फिर बोला, क्या वह बूढ़ा आदमी अल्केमिस्ट यूनियन से है? राघव मेहरा ने अचानक पूछा। वह ये भी देखना चाहता था कि क्या उसका अनुमान सही था। जब ऋषि अग्रवाल ने यह सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया। बेशक यह इस बात का सबूत नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति में मजबूत तर्क क्षमता है। आखिरकार उसने एक कीमियागर के कपड़े पहने हैं। जब राघव मेहरा ने ऋषि अग्रवाल को सिर हिलाते देखा तो उन्हें अपने विचारों पर और अधिक यकीन हो गया। वह मुस्कुराया और फिर पूछा, बूढ़ा आदमी किसी आध्यात्मिक औषधि के बढ़ने से परेशान होगा? ये सुनकर ऋषि अग्रवाल पूरी तरह निश्चिंत हो गए। मेरे सामने जो व्यक्ति है वह सचमुच सरल नहीं है। ये सब पता चल गया है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि वह किस बात से चिंतित है। ऋषि अग्रवाल ने जल्दी से सिर हिलाया, जैसे कोई चूजा चावल पर चोंच मार रहा हो। दीर्घायु फूल वह अमृत है जिसकी उन्हें सबसे अधिक परवाह है, और यह ठीक इसलिए है क्योंकि यह फूल बहुत धीरे धीरे परिपक्व होता है, इसलिए वह यहाँ आए हैं। ऋषि अग्रवाल को हताश होकर सिर हिलाते देख राघव मेहरा मुस्कुराए। वह सही था। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि औषधीय क्षेत्र बहुत बड़ा है और मैं इसे हर दिन पानी देने पर भी अच्छी तरह से पानी नहीं दे सकता, इसलिए यह बहुत परेशानी भरा है। इस समय जब मैंने पानी मोड़ने के लिए नहरें खोदने की उनकी विधि के बारे में सुना तो मेरी दिलचस्पी जागृत हुई। राघव मेहरा मुस्कुराया और बोला, ये मुसीबत कोई बड़ी बात नहीं है, इसे सुलझाना आसान है। बूढ़े, मेरे साथ आंगन में आओ और देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। जब ऋषि अग्रवाल ने यह सुना तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई बड़ी बात नहीं, ये सही है, कुछ मिट्टी पर यह प्रभाव हो सकता है, इसलिए इस तरह के जीव के लिए यह निश्चित रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब उसने सुना कि राघव मेहरा उसे यार्ड में ले जाने वाले हैं तो वह भी जाकर देखना चाहता था। तो ऋषि अग्रवाल ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। जब उन्होंने अचानक वरिष्ठ शब्द सुना तो राघव मेहरा दंग रह गए। आप मुझे फिर से वरिष्ठ क्यों कह रहे हैं? क्या आपने मुझे अभी जवान आदमी नहीं कहा? क्या दृश्य बग ने अचानक प्रभाव डाला? राघव मेहरा अब सचमुच उलझन में था। वैसे अभी मैंने देवेंद्र मुर्मू का जिक्र किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका नाम लेते ही विजुअल बग चालू हो जाए? राघव मेहरा ने पलकें झपकाईं, फिर पूछा, बूढ़े साहब आपने अभी जवाब नहीं दिया। क्या आप देवेंद्र मुर्मू को जानते हैं? ऋषि अग्रवाल ने इस बार सीधे सिर हिलाया और कहा, मैं उनसे अभी कुछ समय पहले ही मिला था। ये सुनकर राघव मेहरा गहरी सोच में पड़ गया। जैसी कि उम्मीद थी, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन दृश्य बग को सीधे शुरुआत में ही क्यों न ट्रिगर किया जाए। ये घटना मोहन पाल का जिक्र करने के कुछ ही देर बाद शुरू हो गई। राघव मेहरा जितना अधिक इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक वह उलझन में पड़ जाता। आखिर ये कीड़ा है क्या? इसे समझना बहुत मुश्किल है, एक औरत से भी ज्यादा मुश्किल। राघव मेहरा इस बारे में सोचने में बहुत आलसी थे। ये बात उन्हें सचमुच सिरदर्द दे रही थी। वह आगे बढ़कर नेतृत्व करने लगा। दोनों शहर की ओर चल पड़े, एक आगे और एक पीछे। ऋषि अग्रवाल कुछ देर तक राघव मेहरा को घूरते रहे। मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ, ऐसे अस्तित्व के साथ यार्ड कैसा दिखता है? एक बार जब आप यार्ड में प्रवेश करेंगे तो क्या आप वास्तव में जान पाएंगे कि दीर्घायु फूल की समस्या को कैसे हल किया जाए? वह थोड़ा घबरा गया।
राघव मेहरा जल्दी से आंगन के सामने लौटा, दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। उसी समय उसने ऋषि अग्रवाल की ओर देखा और कहा, बुजुर्ग, दहलीज से सावधान रहना। कई लोग इस सीमा को पार कर चुके हैं, इसलिए सावधान रहें। ऋषि अग्रवाल ने सिर हिलाया। राघव मेहरा के पीछे यार्ड में जाओ। तथापि अगर वह आंगन में प्रवेश न करता तो ठीक रहता, लेकिन जैसे ही उसने दहलीज पार की, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। आरू, शुद्धि, अस्त, मुर्गा, उन सभी की आभा अत्यंत भयावह है। उसने ये भी पाया कि ये भयानक प्राणी उसे घूर रहे थे। इससे उसे ये भी महसूस होता था कि जब कोई उसे घूरेगा तो उसका शरीर अनजाने में कांपने लगेगा। और आंगन के एक कोने में वास्तव में जादुई जड़ी बूटियों से ढके हुए जमीन के 3 टुकड़े थे। ये सही है, यह एक अमृत है। गुरगल, ऋषि अग्रवाल अब अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करना नहीं जानते थे। इस समय छाती गुहा हृदय को नियंत्रित करने में असमर्थ प्रतीत होती है। मेरा दिल ऐसा लग रहा है जैसे बाहर निकल आएगा। आखिर यह जगह कहाँ है? इसी समय एक आवाज़ सुनाई दी, भैया, काम हो गया, अब सिर्फ 2 बाल्टी मिट्टी बची है। आवाज़ सुनकर ऋषि अग्रवाल ने उधर देखा। जब उसने मनमोहक अनिकासूरी को कीचड़ में लिपटी और खिलखिलाती मुस्कान के साथ देखा तो वह गश खाकर गिर पड़ा। ये छोटी सी लड़की, क्या यह अमर है? उसने यह ऊर्जा पहले भी देखी थी। यह अमर ऊर्जा है। ऋषि अग्रवाल सोचने की क्षमता खो चुके थे और वहीं स्थिर खड़े थे। जब राघव मेहरा ने अंदर आने के बाद ऋषि अग्रवाल को स्थिर खड़े देखा तो कहा, बूढ़े आदमी, आओ और देखो। राघव मेहरा ने 3 भूखंडों पर बनी छोटी नहरों को देखा और सोचा कि काम ठीक चल रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि छोटे तालाब का पानी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और अभी भी भरा हुआ है। इस समय ऋषि अग्रवाल को आखिरकार होश आया और फिर वे कुछ घबराहट के साथ आगे बढ़े। वह राघव मेहरा के सामने आया और जमीन के 3 टुकड़ों को घूरने लगा। तरबूज, स्ट्रॉबेरी, अनानास, प्रत्येक फल एक सामान्य किस्म का है, लेकिन अब वे सभी अमृत बन गए हैं। बहुत शानदार। राघव मेहरा ने ऋषि अग्रवाल के हैरान चेहरे को देखा और महसूस किया कि उन्हें ऋषि अग्रवाल की नई दुनिया का दरवाजा खोलना चाहिए था। इस समय ऋषि अग्रवाल नहर की ओर देख रहे थे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देख रहे थे, और अचानक उन्हें राघव मेहरा की कही बात याद आ गई। आंगन में प्रवेश करने और एक नज़र डालने के बाद उसे सब समझ में आ गया। इस समय राघव मेहरा उन्हें नहर दिखाने के लिए लाए, जिसका अर्थ था कि यह नहर दीर्घायु फूल के विकास की समस्या का समाधान है। वह नहरों को घूरता रहा और तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। मुझे डर है कि मिट्टी दीर्घायु फूल की परिपक्वता समय की समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर सकती है, इसलिए वरिष्ठ उसे इन नहरों को देखने के लिए यहाँ लाए। लेकिन मुख्य बिंदु ये नहर नहीं है, बल्कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैटर्न है। मुख्य बिंदु कौन सा है? ये गठन का सिद्धांत है। उन्होंने जल्दी से राघव मेहरा की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ, क्या आपका मतलब है कि उस समस्या को हल करने के लिए हमें इस नहर का लेआउट सीखना होगा? राघव मेहरा ने यह प्रश्न सुना और सिर हिलाकर कहा, ये सही है। राघव मेहरा को सिर हिलाते देख ऋषि अग्रवाल समझ गए। उन्होंने जल्दी से राघव मेहरा को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, मैं अभी वापस जाकर कोशिश करूंगा। समय बहुत कम है, इसलिए मैं पहले सिर्फ अलविदा कह सकता हूँ। मामला सुलझने के बाद मैं आपको धन्यवाद देने वापस आऊँगा। ऋषि अग्रवाल वापस जाकर इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। राघव मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने ऋषि अग्रवाल को रोका नहीं और मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। इस तरह राघव मेहरा ने ऋषि अग्रवाल को विदा कर दिया। फिर वह मिट्टी की आखिरी 2 बाल्टियां बड़े पेड़ के नीचे ले गया। पेड़ को देखते हुए उसने अपने होंठ भींचे और बुदबुदाया, मुझे लग रहा है कि यह पेड़ और भी ऊंचा हो गया है। क्या इसकी मिट्टी में कोई खाद है? ये सोचते हुए राघव मेहरा ने चारों ओर देखा और जब उसने देखा कि वहां कोई नहीं है, तो वह एक ऐसी जगह पर चला गया जहां कोई पौधा नहीं था, केवल कीचड़ था। उसने तेजी से मिट्टी को फेंक दिया। उसने यह नहीं देखा कि यहाँ एक कीचड़ का गड्ढा था। मिट्टी नीचे गिर गई और गुफा का प्रवेश द्वार सीधे बंद हो गया। ऋषि अग्रवाल ने हवा में उड़ने की पूरी कोशिश की। एक स्वरूप में आने में 2 घंटे लग गए। उसने दीर्घायु फूल को देखा जिसकी 5 पंखुड़ियां अभी भी उसके सामने लटकी हुई थीं और जल्दी से मिट्टी का डिब्बा बाहर निकाल लिया।
उन्होंने यार्ड में जो कुछ देखा था उसके अनुसार नहरों के वितरण का चित्र बनाया। मिट्टी लेना शुरू करें और उसे दीर्घायु फूलों के चारों ओर व्यवस्थित करें। कुछ देर तक इसे व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने नहर के वितरण पैटर्न को रेखांकित करने के लिए मिट्टी का उपयोग किया। सब कुछ खत्म करने के बाद ऋषि अग्रवाल ने गहरी सांस ली और इंतजार करने लगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने पाया कि उसके सामने रखा दीर्घायु फूल सचमुच बदल गया था। दीर्घायु फूल की पत्तियां पीली पड़ने लगीं और फिर गिर गईं, और तब पंखुड़ियां भी ढीली पड़ने लगीं। पहली लाल पंखुड़ी झटके से जमीन पर गिर गई। इसके तुरंत बाद हरी पंखुड़ियां ढीली होकर धीरे धीरे गिरने लगीं। एक के बाद एक 5 पंखुड़ियां जमीन पर गिरीं। जब सब कुछ तय हो गया तो सब कुछ शांत हो गया। ऋषि अग्रवाल ने अपनी आंखों के सामने ये जादुई दृश्य देखा और वे इतने सदमे में आ गए कि उन्हें होश में आने में काफी समय लगा। उसने गहरी सांस ली और चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ दीर्घायु पुष्प के बीजों को देखा, जिनसे एक विशेष सुगंध निकल रही थी। वह फूलों के बीज चुनने के लिए आगे बढ़ा। इसके अंदर मूंगफली जितने बड़े 2 फूल के बीज हैं। अपना सामान समेटने के बाद ऋषि अग्रवाल पलक झपकते ही गायब हो गए। जल्द ही वह एक कमरे में प्रकट हुआ। इस समय वह उत्साहित दिख रहे थे। माँ, दीर्घायु का फूल पक गया है। तुम पहले एक बीज खा लो और मैं दूसरे को जल्द ही गोली बना दूंगा। फूलों के बीजों को कच्चा खाने से आपकी आयु 3 वर्ष तक बढ़ सकती है तथा उन्हें अमृत बनाकर खाने से आपकी आयु 20 वर्ष तक बढ़ सकती है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ऋषि अग्रवाल ने पहले अपनी मां को एक फूल का बीज दिया। अन्यथा जब वह अमृत को परिष्कृत कर रहा था तो उसकी मां की मृत्यु हो सकती थी। इस समय वृद्धा का चेहरा और भी उदास लग रहा था, लेकिन ऋषि अग्रवाल की बातें सुनकर वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। ये कैसे संभव है? कितना समय हो गया? बस कुछ ही घंटे हुए हैं और दीर्घायु फूल पहले ही पक चुका है। ऋषि अग्रवाल जल्दी से आगे बढ़े और अपनी मां से फूलों के बीज खाने को कहा। जब फूलों के बीज आपके पेट में प्रवेश करते हैं तो जादुई चीजें घटित होती हैं। वह वृद्ध महिला जो पहले ऐसी लग रही थी कि मानो मरने वाली है, अचानक ऊर्जावान हो गई। झुर्रियों और पीले चेहरे पर अब कुछ जान दिखाई देने लगी। ऋषि अग्रवाल ने यह दृश्य देखा, राहत की सांस ली और उनका दिल आखिरकार शांत हो गया। फिर उसने विस्तार से बताना शुरू किया कि उसने क्या अनुभव किया था। ये सुनकर बुढ़िया भी हतप्रभ रह गई। इस दुनिया में ऐसे अद्भुत लोग हैं। यद्यपि वह साधना नहीं कर सकती, फिर भी वह बहुत कुछ देखने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रही है। लेकिन उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। क्या सब कुछ गणना कर लिया गया है? और वह याद इतना भयानक है? हमें इस तरह के विशेषज्ञ की मदद के लिए उसका एहसान चुकाना होगा। तुम्हें पहले अमृत को परिष्कृत करने की जरूरत नहीं है, बस जाओ और उस वरिष्ठ को धन्यवाद दो। वृद्ध महिला ने देखा कि उसके बेटे के लिए ऐसे गुरु से मिलना दुर्लभ था। उन्होंने सोचा कि शायद यही उनकी नियति है और साथ ही यह उनके बेटे के लिए भी मौका हो सकता है। ऐसा गुरु मिलना कठिन है और यदि आप उसके साथ अच्छे मित्र बना सकें तो यह निश्चित रूप से आपके भावी जीवन के लिए सहायक होगा। ऋषि अग्रवाल ने सिर हिलाया, अपनी मां को अलविदा कहा और शांतिपुर की ओर उड़ चले। शांतिपुर। राघव मेहरा इस वक्त फिर से खाली बैठा था। वह आंगन में बैठा नहर को देखता हुआ अपने काम के बारे में सोचने लगा। वह पूरे 5 साल से खेती करने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रणाली की प्रकृति के अनुसार यह साधना स्तर निश्चित रूप से मुझे एक साथ उच्चतम स्तर पर नहीं दिया जाएगा। यदि मैं 1000 कार्य पूरे कर लूं तो मैं अजेय हो जाऊंगा। तो फिर शेष 100 कार्य मुझे औसत साधना स्तर पर वितरित किए जाने चाहिए। राघव मेहरा ने अपने होंठ भींच लिए। इस दिन के जल्द ही आने की प्रतीक्षा है, और जब वह कुछ साधना प्राप्त कर लेगा तो वह निश्चित रूप से अनिकासुरी को ढूंढेगा और पुनः प्रयास करेगा। राघव मेहरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पिछली बार जब अनिकासुरी ने उसे पीटा था तो उसने पाया कि यद्यपि अनिकासुरी बहुत मासूम लग रही थी, फिर भी उसे लगा कि अनिकासुरी मन ही मन हंस रही होगी। इस बार वह अपनी साधना का प्रदर्शन करेगा और अनिकासुरी को बताएगा कि अछूत होने का क्या अनुभव होता है। राघव मेहरा लड़खड़ाता रहा। इसी समय सिस्टम की आवाज अचानक सुनाई दी। मिशन पूरा हुआ, सिस्टम अपग्रेड शुरू, 2 घंटे लगेंगे। सिस्टम की आवाज सुनकर राघव मेहरा अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए। क्या कार्य पूरा हो गया? अरे क्या हुआ?
राघव मेहरा उलझन में था। उसने कुछ नहीं किया। मैं कुछ देर के लिए यहीं बैठा था। क्या ये व्यवस्था पागल है? राघव मेहरा ने पलकें झपकाईं और फिर अचानक उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा, जो कुछ भी आपके साथ होता है, बस कार्य पूरा करो। वह अभी भी यही सोच रहा था कि यह कार्य पूरा करना इतना आसान नहीं था। अचानक ऐसा होना कितना अच्छा लगता है। राघव मेहरा ने शांत रहने का नाटक किया, क्योंकि उन्हें डर था कि सिस्टम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वह इसे वापस बदल देगा। वह वहीं लेटा रहा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सिस्टम अपग्रेड 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। परिणाम जानने के बाद राघव मेहरा ने संतुष्ट होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गए। थोड़ी देर सो जाने के बाद अचानक दरवाजे के बाहर शोर हुआ। राघव मेहरा बाहर आया और दरवाजा खोला। उन्होंने जिस व्यक्ति को देखा वह ऋषि अग्रवाल थे। ऋषि अग्रवाल ने राघव मेहरा की ओर देखा और उन्हें धन्यवाद देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस समय वह उलझन में था। राघव मेहरा को बेवकूफ़ी से देखते हुए वह अचानक अवाक रह गया। तो ये वरिष्ठ की असली ताकत है। ऋषि अग्रवाल भयभीत दिखे। इस समय उनकी आंखों में राघव मेहरा को केंद्र में रखकर ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण विश्व ताओ के सिद्धांतों से भरा हुआ है। ये बहुत भयानक है। उन्होंने अमर प्राणियों को भी देखा है। हालांकि अमर लोग ऐसे नहीं होते, उनके पास बस मजबूत ऊर्जा होती है। और उसके सामने जो व्यक्ति था वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी था। ऋषि अग्रवाल ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे वे कोई देवता हों। उनका चेहरा श्रद्धा और प्रशंसा से भरा हुआ था। वरिष्ठ, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। बोलते समय ऋषि अग्रवाल ने गहरा प्रणाम किया। राघव मेहरा उसे इस हालत में देखकर दंग रह गए। जीवन रक्षक अनुग्रह। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि यह बूढ़ा व्यक्ति उन आध्यात्मिक औषधियों का उचित प्रबंधन नहीं करेगा तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा? ये सोचते हुए राघव मेहरा के चेहरे पर अचानक एहसास का भाव आया। अंततः मुझे समझ में आया कि सिस्टम ने क्यों कहा कि उसने कार्य पूरा कर लिया है। तो यह ऐसा ही है। राघव मेहरा को लगा कि उसका अनुमान सही होगा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है बूढ़े आदमी। मैंने कुछ नहीं किया और आप और मैं पूरी तरह से पूर्व निर्धारित हैं। यदि उनका मिलना तय न होता तो वे कभी नहीं मिलते। न ही वह उस समय उनसे टकराया जब वह पानी मोड़ने के लिए नहर खोद रहे थे। ये सुनकर ऋषि अग्रवाल ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर कृतज्ञता अभी भी गायब नहीं हुई थी। वरिष्ठ, मेरे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है। मैं केवल गोलियां परिष्कृत करने में कुशल हूँ। अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से भी गुजरने को तैयार हूँ। ऋषि अग्रवाल को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे महान व्यक्ति का आभार कैसे व्यक्त करें। हालांकि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ अनुमान लगाया और सब कुछ व्यवस्थित किया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मुलाकात इत्तेफाक से हुई हो, लेकिन असल में सब कुछ नियंत्रण में था। ऐसा गुरु निश्चित रूप से उसकी रसायन विद्या के कौशल को तुच्छ समझेगा, लेकिन वह वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता था जिसे वह दिखा सके। राघव मेहरा पहले तो ये कहना चाहते थे कि इसकी चिंता मत करो, लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। मुझे आश्चर्य है बूढ़े आदमी, आपकी कीमिया कौशल का स्तर क्या है? राघव मेहरा थोड़ा उत्सुक था। ऋषि अग्रवाल भी जितेंद्र दांडेकर की तरह ही काफी बूढ़े दिखते हैं। जितेंद्र दांडेकर बहुत ताकतवर हैं। अगर ऋषि अग्रवाल जितेंद्र दांडेकर के आधे भी ताकतवर होते तो उनकी कीमियागिरी 5वें या 6ठे स्तर की होती। जल्द ही उसके पास इतनी साधना हो गई कि वह बाहर जाकर अपना रास्ता खुद बना सके। अगर उसके पास गोलियां बनाने में मदद करने के लिए कोई कीमियागर होता तो बहुत अच्छा होता। इसके अलावा उन्होंने पाया कि साधना करने वाले अधिक लोगों को जानने से केवल लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं। विशेषकर वे जो दृश्य बग उत्पन्न करते हैं, वे उनके प्रति बहुत सम्मान रखते थे, बिल्कुल देवेंद्र मुर्मू की तरह। शायद वह उनकी मदद से अपने भविष्य के कार्य पूरे कर सके। ऋषि अग्रवाल ने विनम्रतापूर्वक कहा, 10वीं कक्षा के अमृत के लिए मैं एक बार में 3 आध्यात्मिक दवाओं को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तक एक अमर अमृत को परिष्कृत नहीं कर सकता। एक बार ऐसा कहा गया। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। धत्तेरी की 10वीं श्रेणी का कीमियागर। राघव मेहरा को लगा था कि ऋषि अग्रवाल के पास केवल 5वीं या 6ठी कक्षा की कीमियागिरी का कौशल है, लेकिन ये सुनकर वह दंग रह गए।
राघव मेहरा ने गहरी सांस ली। यद्यपि वह साधक नहीं था, फिर भी उसने 10वीं कक्षा के एक रसायनज्ञ की शक्ति के बारे में सुना था। 3 साल पहले उन्हें एक रेस्तरां में एक कीमियागर के साथ शराब पीने का सौभाग्य मिला। उसने यह बात कीमियागर से सीखी। इस महाद्वीप पर केवल 2 10वीं कक्षा के कीमियागर हैं। उनमें से एक तो अल्केमिस्ट यूनियन का अध्यक्ष भी है। मैंने सुना है कि दूसरा व्यक्ति अल्केमिस्ट गिल्ड से नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र विचारों वाला घुमक्कड़ था। वह अक्सर मुख्य भूमि की यात्रा करते हैं और जब उन्हें कोई जरूरतमंद मिलता है तो वह उनके लिए अमृत बनाते हैं। और चूंकि ऋषि अग्रवाल ने कीमियागर की वर्दी पहन रखी है, इसलिए संभवतः वह कीमियागर संघ का अध्यक्ष है। ये सोचते हुए राघव मेहरा को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहें। यदि यह व्यक्ति अल्केमिस्ट यूनियन का अध्यक्ष है, तो तार्किक रूप से कहें तो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खराब खेती के कारण उसकी जान नहीं जाएगी। या फिर क्या आप किसी अमर पुरुष से मिले और उसके द्वारा विवश हुए? आखिरकार केवल एक अमर ही अल्केमिस्ट यूनियन के अध्यक्ष को मार सकता था। इसके बारे में सोचने के बाद राघव मेहरा को इसके बारे में सोचने में बहुत आलस्य आ गया। खैर, मेरा मिशन पूरा हो गया। तब तो मैंने किसी की जान बचाई होगी। ऋषि अग्रवाल इसे लेने के लिए सामने आए, इसलिए इसका संबंध ऋषि अग्रवाल से होना चाहिए। अब वह बस यही सोचना चाहता था कि कहीं ऋषि अग्रवाल ने उससे झूठ तो नहीं बोला। आखिरकार 10वीं कक्षा का एक कीमियागर वाकई बहुत शक्तिशाली होता है। अच्छा, अगर कोई मुझसे झूठ बोले तो मैं क्या करूं? उनसे सवाल करूं? क्या इसका मतलब ये नहीं कि आपको उन पर भरोसा नहीं है? छोड़ो, चलो इस रिश्ते को निभाते हैं और इसकी चिंता मत करो। ये कहना कठिन है कि ऋषि अग्रवाल भविष्य में अपने मिशन के लिए उपयोगी होंगे या नहीं। बूढ़े आदमी, अगर भविष्य में कोई ऐसी गोलियां होंगी जिन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी, तो मैं आपके पास फिर आऊंगा। राघव मेहरा मुस्कुराए। जब ऋषि अग्रवाल ने राघव मेहरा को खुद को संबोधित करते सुना, तो उन्हें याद आया कि वे अपना परिचय देना भूल गए थे, इसलिए उन्होंने कहा, वरिष्ठ, मेरा नाम ऋषि अग्रवाल है। आप मुझे भविष्य में जियाओचेन या चेन कह सकते हैं। जब राघव मेहरा ने ऋषि अग्रवाल का नाम सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं। अल्केमिस्ट यूनियन के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि ऋषि अग्रवाल हैं। क्या ये सच हो सकता है? अगर यह सच है तो ये बहुत बढ़िया होगा। हालांकि राघव मेहरा को पता था कि उनमें एक दृश्य कीड़ा है जिससे दूसरे पक्ष को लगता है कि वह बहुत मजबूत है। उसने महसूस किया कि बूढ़े आदमी को जियाओचेन कहना वास्तव में निर्दयी था, इसलिए उसने कहा, अब से मैं आपको केवल ओल्ड चेन कहूंगा। ऋषि अग्रवाल ने पलकें झपकाईं और उसे सुधारना चाहा, लेकिन राघव मेहरा का दृढ़ चेहरा देखकर वह केवल सिर हिला सके। सीनियर, आप मुझे जो चाहें कहें। राघव मेहरा अभी भी ऋषि अग्रवाल से कुछ देर बात करना चाहते थे, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आवाज कौंधी। सिस्टम संकेत देता है कि अपग्रेड पूरा हो गया है। राघव मेहरा उत्साहित हो गए और ऋषि अग्रवाल की ओर देखते हुए खांसते हुए बोले, बूढ़े चेन, मुझे कुछ और काम है। अगली बार फिर आना कैसा रहेगा? वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि उन्नत प्रणाली कैसी दिखेगी। साथ ही मैं स्वयं को विकसित करने की भावना भी महसूस करना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अनिकासुरी के सामने दिखावा करना होगा। अरे अरे, जब भी वह अनिकासुरी के हैरान चेहरे, जो जोर जोर से ताली बजा रही थी और कह रही थी कि उसका भाई अमर है, के बारे में सोचता तो वह गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता था। ये सुनने के बाद ऋषि अग्रवाल ने राघव मेहरा को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब वह चले गए, तब भी उन्होंने बहुत सम्मानपूर्वक एक टोकन सौंप दिया। वरिष्ठ, ये टोकन शायद आपके ज्यादा काम का ना हो, लेकिन अगर आपको कोई जूनियर पसंद आए तो आप उसे दे सकते हैं। इस टोकन को अल्केमिस्ट गिल्ड में दिखाएं और गिल्ड के लोग टोकन धारक को वीआईपी मानेंगे। ऋषि अग्रवाल के पास देने के लिए और कुछ नहीं था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि ऐसा स्वामी इस टोकन का तिरस्कार करेगा, लेकिन यह अच्छा होगा कि यह टोकन कुछ युवा पीढ़ी को दिया जाए। राघव मेहरा ने सिर हिलाया, टोकन लिया और फिर ऋषि अग्रवाल को भेज दिया। ऋषि अग्रवाल के जाने के बाद राघव मेहरा ने उनके हाथ में रखे टोकन को देखा। ये टोकन ताड़ के पेड़ जितना बड़ा है, पूरी तरह से हरा है और पूरी तरह से जैद से बना है। जब उसने इसे अपने हाथ में लिया तो उसे लगा कि यह टोकन ठंडा और आरामदायक है। ये चीज़ आपकी पहचान साबित करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये काफ़ी उपयोगी होनी चाहिए।
हो सकता है कि भविष्य में जब मैं बाहर जाकर कोई अपराध करूं तो ये बहुत कारगर साबित हो। राघव मेहरा ने अपना मुंह ऊपर उठाया और टोकन पढ़ना बंद कर दिया। जहां तक इसका सवाल है कि क्या इसका उपयोग किया जा सकता है, बाद में जब वह कुछ कौशल हासिल कर लेगा तो वह अल्केमिस्ट गिल्ड की एक दुकान ढूंढ सकता है और उन्हें दिखा सकता है और उसे पता चल जाएगा। राघव मेहरा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वापस आकर बैठ गया। सिस्टम, मुझे बताओ कि अपग्रेड के बाद क्या परिवर्तन हुए हैं। सिस्टम को अल्टीमेट मोड में अपग्रेड कर दिया गया है। इस मिशन को पूरा करने पर आपको अपने भविष्य के विकास की दिशा चुनने का अवसर मिलेगा। सिस्टम की आवाज़ खत्म हो गई। राघव मेहरा के सामने एक प्रकाश स्क्रीन प्रकट हुई। प्रकाश स्क्रीन पर शब्दों की 2 लंबी पंक्तियां सूचीबद्ध थीं। पहला, ट्रिगर टास्क मोड। होस्ट को टास्क के ट्रिगर होने का इंतजार करना होगा, टास्क पूरा करना होगा और अंत में बेतरतीब ढंग से कुछ आइटम निकालने होंगे। दूसरा, रणनीति मोड। सिस्टम दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर स्वचालित रूप से 100 स्तरों का चयन करेगा। होस्ट प्रत्येक स्तर पर टेलीपोर्ट कर सकता है। जब तक स्तर के कार्य पूरे हो जाते हैं तब तक स्तर साफ हो जाएगा। सभी 100 स्तरों पर विजय प्राप्त करने के बाद मेजबान अजेय हो जाएगा। प्रत्येक स्तर को पूरा करने के बाद मेजबान को खेती पुरस्कार प्राप्त होगा। गर्म सुझाव। दूसरे विकल्प के लिए मेजबान को दूसरों के साथ लड़ने की आवश्यकता हो सकती है। सिस्टम मेजबान को प्रारंभिक साधना देगा। चूंकि मेजबान की कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा टैंक हमेशा भरा रहेगा और हर बार स्तर टूटने पर साधना स्तर में सुधार होगा। प्रकाश स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ने के बाद राघव मेहरा ने पलकें झपकाईं और थोड़ा चकित दिखे। रणनीति मोड, 100 स्तर। सिस्टम, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। राघव मेहरा खेती के बिना बीते दिनों से थक चुके हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और वह ये भी देखना चाहता था कि यह तथाकथित स्तर कैसा है। वैसे भी वह अब कार्य को धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। सिस्टम की प्रकृति के अनुसार मुझे नहीं पता कि सभी 100 कार्य कब शुरू होंगे। ये स्तर अलग है, इसमें टेलीपोर्टेशन सुविधा है जो वास्तव में अच्छी लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इस स्तर पर विजय प्राप्त कर सकता है। कार्य को धीरे धीरे शुरू करने की अपेक्षा रणनीति पर अधिक समय खर्च करना बेहतर है। मोड बदल दिया गया है। शुरुआत में मेजबान को जिंदन खेती का पहला स्तर दिया गया है। जैसे ही सिस्टम बजा, राघव मेहरा को अपने शरीर में एक रहस्यमयी शक्ति का संचार महसूस हुआ। अगले ही पल उसने पाया कि उसके डेंटियन में अचानक एक गर्म धारा प्रवाहित हो रही थी। राघव मेहरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस क्षण उसे लगा कि वह इस गर्म धारा को नियंत्रित कर सकता है। उसने अपने हाथों में आ रही गर्मी को नियंत्रित करने की कोशिश की। अगले ही पल उसने अपने हाथ पर गर्माहट महसूस की। वह अभी भी कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन यह महसूस करना आसान है कि यह कुछ वास्तविक है। उसे ये भी महसूस हुआ कि जैसे वह इस गर्म धारा को बाहर फेंक सकता है। उसने अपनी आंखें घुमाईं और पास ही रखे लकड़ी के बैरल की ओर देखा। फिर उसने उसे वहीं फेंकने की कोशिश की। अगले ही पल उसने एक पत्थर फेंका। टकराना। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी के बैरल पर किसी चीज से प्रहार किया गया हो और वह जमीन पर गिर गया हो। और उसमें एक छेद था। धिक्कार है, इतना अद्भुत। राघव मेहरा ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वह बहुत हैरान लग रहा था। अनिका सूरी घर में छिप गई और खिड़की से राघव मेहरा के आश्चर्य और सदमे वाले चेहरे को देखने लगी और अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। ऐसा लगता है कि यह कह रहा है, ये बहुत बकवास है। राघव मेहरा बहुत उत्साहित थे और उन्होंने इसे कुछ और बार फेंकने की कोशिश की। उसने एक लकड़ी के बैरल को टुकड़ों में तोड़ दिया। राघव मेहरा ने एक अजीब सी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाद में उन्होंने अपने शरीर के विभिन्न भागों में गर्म धारा प्रसारित करने का प्रयास किया। जब बात उसके हाथों की आई तो उसने पाया कि जब उसने दीवार पर मुक्के मारे तो उसके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। जब यह मेरे पैरों तक पहुंचा तो मैंने पाया कि मैं बहुत ऊंची छलांग लगा सकता हूं और मेरी गतिविधियां बहुत हल्की हो गई हैं। जब यह मस्तिष्क में चल रहा होता है तो पूरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया अधिक चुस्त और त्वरित होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। इन बदलावों को महसूस कर राघव मेहरा बहुत खुश हुए। ये पता चला है कि एक व्यवसायी होना बहुत अच्छा है। फिर उसने घर के अंदर देखा। अनिका सूरी, कपड़े की रेलिंग लेकर बाहर आओ।
उसने अपनी कमर को सहारा दिया, ऐसा लग रहा था जैसे आज वह अपनी ताकत वापस पा लेगा। ये सुनकर अनिकासुरी ने हाथ हिलाया और कपड़े की रेलिंग उड़कर उसके हाथ में आ गई। वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ। आंगन में लगे आड़ू के पेड़ ने राघव मेहरा को इस तरह देखा और अचानक बोला, सब लोग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मालिक के कुछ साधना करने के बाद वह और अधिक अनियंत्रित हो जाएगा। ये सुनने के बाद कैदाओ और अन्य लोगों ने अपनी दृढ़ सहमति व्यक्त की। ये बहुत लंबे समय तक अभ्यास न करने और फिर पलटवार करने का परिणाम है। राघव मेहरा ने अनिकासुरी की ओर देखा जो पलक झपकते ही कपड़ों का रैक लेकर बाहर चली गई और मुस्कुराया। अब वास्तविक कौशल दिखाने का समय आ गया है। अनिकासुरी, इधर आओ और मुझे पिछली बार की तरह हराओ। इस बार भाई तुम्हें दिखाएगा कि मजबूत होने का क्या मतलब है। राघव मेहरा आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे और वह अनिकासुरी के चेहरे पर प्रशंसा भरी निगाहों की कल्पना कर सकते थे। अनिकासुरी ने गंभीरता से कहा, भाई, क्या तुम सचमुच ऐसा दोबारा करना चाहते हो? अगर तुम्हें तकलीफ हो तो मुझे दोष मत देना। राघव मेहरा हंसा और बोला, मैं अब तुम्हारा भाई हूँ, पहले जैसा नहीं रहा। तुम मुझे जितना चाहो मार सकते हो, मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूँगा। बस मुझे जितनी जोर से मार सकते हो मारो। बोलते हुए उसने अपनी छाती थपथपाई। राघव मेहरा ने मन ही मन सोचा, मैं गर्म पानी की धारा को अपने पूरे शरीर में लपेट लूंगा। चाहे तुम कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, छोटी बच्ची, तुम क्या कर सकती हो? अगर तुमने मुझे मारा और दर्द हुआ तो मैं उल्टा खड़ा होकर अपने बाल धोऊंगा। आप जानते हैं, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अपने हाथ में कोई दर्द महसूस किए बिना दीवार पर मुक्का मार सकता हूं। इसके अलावा मैं फुर्तीला हूं, इसलिए अगर चोट भी लगे तो मैं अगला वार टाल दूंगा। अरे तुम छोटे बदमाश, क्या तुम मेरी गति के साथ चल सकते हो? आओ नौजवान, पसीना बहाएं। राघव मेहरा ने अपने पूरे शरीर को गर्माहट में लपेट लिया और मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर अनिकासुरी ने सिर हिलाया और कपड़े की रैक को हाथ में लेकर हिलाने लगी। राघव मेहरा ने तेजी से आती कपड़ों की रैक को देखा, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। वह इतना आलसी था कि छिप नहीं पा रहा था और बस मार खाने का इंतजार कर रहा था। एक धमाके के साथ एक छड़ी ने उसे मारा। हाँ, ये वास्तव में चोट नहीं करता है। राघव मेहरा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अनिकासुरी ने राघव मेहरा के कपड़ों को देखा और मुंह बना लिया। फिर उसकी आंखें घूम गईं। भाई, मैंने अभी तक ज्यादा जोर नहीं लगाया है। आखिरकार आपकी ड्रेस इतनी सुंदर है, मुझे डर है कि यह खराब हो जाएगी। आप इसे बदल क्यों नहीं देते? अनिकासुरी ने अपने चेहरे पर मासूमियत और प्यारी सी मुस्कान के साथ सुझाव दिया। जब राघव मेहरा ने यह सुना तो उसे याद आया कि उसने अपने पसंदीदा कपड़े पहने हुए थे। इसलिए उसने जल्दी से उस जगह की ओर देखा जहां अनिकासुरी मार रही थी। सौभाग्य से ये टूटा नहीं है। साथ ही उसने अनिकासुरी को प्यार से देखा और कहा, सौभाग्य से तुमने ज्यादा जोर नहीं लगाया। बहुत अच्छा, मैं अभी जाकर इसे बदल देता हूँ। ये कहते हुए राघव मेहरा मुस्कुराते हुए घर में चले गए। आड़ू, सुनहरी मछली, रसोई का चाकू, मुर्गा। गुरुजी, लगता है आप फिर मुसीबत में हैं। कैदाओ, अरे मालिक अपनी ताकत कब वापस पाएंगे? उन्हें इस तरह देखना अब भी थोड़ा अजीब लगता है। मुझे मालिक का पुराना रूप बहुत याद आता है। वह तब कितने सुंदर थे। मुर्गा, मुझे आज भी मास्टर की कही हुई मशहूर कहावत याद है। उस समय जब उनका सामना ऐसे लोगों से हुआ जो एक ही चाल से दुनिया को तबाह कर सकते थे, तो उन्होंने कहा, आओ सब। मैं उन्हें एक एक करके कुचलने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उफ, मास्टर उस समय कितने सुंदर थे। ताओशु ने अचानक चौंक कर कहा, हम इतने सारे पुनर्जन्मों के बाद मुझे लगता है कि इस बार गुरु थोड़ा अलग है। मुझे डर है कि अगर वह अपनी पिछली ताकत पर लौट भी आए तो वह पहले जैसा सुंदर नहीं होगा। ये सुनकर कैदाओ और अन्य लोग अचानक अवाक रह गए। इस बार मास्टर का व्यक्तित्व वास्तव में थोड़ा सा है, लेकिन उनका मानना है कि अब ज्यादा समय नहीं बचेगा जब असली शक्तिशाली स्वामी वापस आ जाएगा। घर के अंदर राघव मेहरा ने अपने कपड़े बदले और जल्दी से बाहर भाग गया। अनिकासुरी ने चेहरे पर मुस्कान लिए राघव मेहरा को दौड़ते हुए देखा। भाई, मुझे अभी भी याद है जब भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा था।
राघव मेहरा तैयार था और बोला, अनिकासुरी, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा भाई कितना शक्तिशाली है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, राघव मेहरा ने अपने पूरे शरीर को गर्माहट से भर लिया। अनिकासुरी ने सिर हिलाया, अचानक मुस्कुराए और कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस समय सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, पहला स्तर सामने आ गया है, मेजबान इसे चुनौती देने जा सकता है। राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं और उन्होंने अनिकासुरी को रोक दिया। अनिकासुरी, भाई कुछ घंटों के लिए बाहर जाएंगे। इस दौरान तुम बस आंगन में ही रहना। अगर बोर हो जाओ तो दादाजी लांगजोंग के साथ खेलने जा सकती हो। वैसे भी डॉक्टर बहुत ऊब चुके हैं और कोई भी मरीज का इलाज नहीं करता। अनिकासुरी का चेहरा अचानक खराब हो गया और वह मुंह बनाने लगे। राघव मेहरा ने अनिकासुरी को ऐसे देखा, पास जाकर उसका सिर छुआ और प्यार से कहा, अनिकासुरी, अच्छा रहना, भाई जल्द ही वापस आ जाएगा। उसे लगा कि अनिकासुरी उसके साथ रहना चाहती है और नहीं चाहती कि वह उसे छोड़कर जाए। अनिकासुरी की आंखें दया से भरी थीं। मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि यह एक अच्छा विचार है। राघव मेहरा के जाने के बाद वह जितना चाहे उतना फल खा सकती थी, और वह बोरिंग नहीं है। आप बहन पीच ट्री और भाई क्लीवर के साथ खेल सकते हैं। राघव मेहरा की बात खत्म होने के बाद वह वापस जाकर अपने कपड़े बदलना चाहता था, लेकिन सोचने के बाद उसे लगा कि अगर वह बाहर गया तो उसे लड़ाई करनी पड़ सकती है, इसलिए उसने वह कपड़े न पहनने का फैसला किया ताकि इसे नुकसान न पहुंचे। खैर, मुझे अभी भी एक उपयोगी हथियार की कमी महसूस हो रही है। रसोई का चाकू अच्छा नहीं लगता, ये चलेगा। राघव मेहरा कोने में गया और सोने की तलवार उठा ली। ऐसा लगता है कि यह तलवार पहले से कहीं अधिक तेज है। राघव मेहरा की कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं और वह अभी भी इस तलवार के स्तर को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन तलवार को देखकर ऐसा लगता है कि वह उस समय की तुलना में कहीं अधिक तेज है जब उसने उसे उठाया था। ये तेज धार के साथ चमकता भी है। राघव मेहरा ने गोल्डन फेदर इमॉर्टल वेपन के साथ खेला और इसे बहुत उपयोगी पाया। फिर उसने काले कुत्ते की ओर फिर से देखा। ये काला कुत्ता बहुत आज्ञाकारी है और वास्तव में यह एक राक्षस जानवर है। साधना संबंधी सामान्य ज्ञान की पुस्तक कहती है कि कुछ साधक राक्षस जानवरों को पालतू जानवर बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। मैं इसे अपने साथ लड़ने देता हूँ, क्या इसे पालतू जानवर माना जाएगा? राघव मेहरा ने अपनी थोड़ी को छुआ और काले कुत्ते को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। आखिरकार ये काला कुत्ता बहुत आज्ञाकारी है। वैसे काले कुत्ते को राक्षस के रूप में अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करें। जियो हे ही, यहाँ आओ, राघव मेहरा चिल्लाया। जब काले अजगर ने राघव मेहरा की आवाज़ सुनी तो वह अपनी जीभ बाहर निकालकर और अपनी पूंछ हिलाते हुए दौड़ा। उसने अभी अभी आड़ू के पेड़ों के बीच हो रही बातचीत सुनी। ये गुरु अतीत में बहुत अद्भुत था, अब से इसका बारीकी से पालन करना होगा। कौन जानता है, एक दिन ये रसोई के चाकू जैसा कुछ बन जाएगा। राघव मेहरा ने तलवार अपनी कमर पर रख ली। उपकरण उपलब्ध है, वहाँ कुत्ते भी हैं, चलो चलें और इसे करें। बेशक आपको बाहर जाते समय सावधान रहना होगा। वह ये नहीं जानता था कि आंगन में सबसे कमजोर कुत्ते और हथियार को लाना ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है। राघव मेहरा बाहर चले गए और जिस क्षण वह आंगन से बाहर निकला, प्रकाश की दो किरणें अचानक काले ड्रैगन और स्वर्ण पंख अमर हथियार के शरीर में चमक उठीं। इस क्षण उनकी आभा बदल गई। स्वर्ण पंख अमर हथियार में अब वह भयानक आभा नहीं थी, ऐसा लगता है कि यह केवल जादुई हथियार के स्तर पर है। काले ड्रैगन में अब महायान के अंतिम साधक की आभा नहीं थी। ड्रैगन की प्रभावशाली उपस्थिति के बिना ये बिल्कुल एक असली कुत्ते जैसा दिखता था। एक ही समय पर सिस्टम की आवाज़ गोल्डन विंग इमॉर्टल आर्टिफैक्ट और ब्लैक ड्रैगन के कानों में निर्दयता से गूंज रही थी। मैंने तुम्हारी ताकत छुपा रखी है, उसके सामने ज्यादा ताकतवर मत बनो, बस चुपके से अपनी ताकत का प्रदर्शन करो। वह आवाज़ सुनकर जिसने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया, गोल्डन विंग अमर कलाकृति और ब्लैक ड्रैगन तुरंत सहमत हो गए और शांतिपुर की एक गहरी गली में माया शर्मा किताबों की दुकान के सामने बैठीं और बोलीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। जब तक उसने अपना सिर हिलाकर मुस्कुराकर कहा, प्रिय, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे साथ रह सकूंगी। हम कुछ वर्षों से साथ नहीं रह रहे हैं,
वह उसकी गंध और तापमान भूल गई थी। राघव मेहरा ग्रोव की ओर चले गए। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, उसने सिस्टम के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया और आगे बढ़ गया। अचानक एक ब्लैक होल प्रकट हुआ। एक आदमी और एक कुत्ता अंदर आए। पलक झपकते ही राघव मेहरा एक खाली दुकान में प्रकट हो गया। इस समय स्टोव के सामने मेज पर एक प्रकाश स्क्रीन क्षैतिज रूप से पड़ी हुई थी। इस राज्य में तुम्हारा नाम आरव है। इस राज्य में सबको अपने अस्तित्व का एहसास कराओ। मिशन पूरा करो और एक बड़े राज्य का इनाम पाओ, जिससे अगला स्तर अनलॉक हो जाएगा। कार्य को देखते हुए राघव मेहरा ने पलकें झपकाईं। क्या तथाकथित स्तर राक्षसों को मारने और स्तर ऊपर करने के बारे में नहीं है? लेकिन इस नाम का क्या मतलब है? मिस्टर लॉन का नाम क्यों इस्तेमाल किया? राघव मेहरा पूरी तरह से हतप्रभ था। वह दुकान के दरवाजे तक गया, उसे खोला और बाहर चला गया। इसी समय उसके सामने एक समृद्ध सड़क दिखाई दी। वह सड़क पर चला गया और चारों ओर देखने लगा। लेकिन जब वह कुछ दूर चला तो एक आदमी जो बहुत ही हट्टा कट्टा लग रहा था, उसके पास आया और उसका रास्ता रोक लिया। वह आदमी उससे 2 सिर लंबा था। पूरा व्यक्ति विशालकाय जैसा दिखता है। जैसे जैसे वह करीब पहुंचे, राघव मेहरा को ऐसा लगा जैसे वह किसी पहाड़ की तलहटी में खड़े हैं। उस आदमी के चेहरे पर गंभीर भाव थे, जिससे राघव मेहरा को लगा कि वह मुसीबत मोल लेना चाहता है। राघव मेहरा जानता था कि साधना की दुनिया ऐसी ही है, लड़ाई और मारकाट से भरी हुई, और इस समय वह गंभीर महसूस करने लगा। भाई, मेरा नाम बलबीर सिंह है। क्या आप आगामी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक टीम बनाने में रुचि रखते हैं? हमारी टीम जीते हुए स्पिरिट स्टोन आपस में बांट लेगी। राघव मेहरा के पास पहुंचते ही उस हटे कट्टे आदमी ने ये कहा। बोलते समय उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राघव मेहरा ने उस हटे कट्टे आदमी को आक्रामक अंदाज में अपनी ओर आते देखा, सोचा कि वह उससे कोई मुसीबत मोल लेना चाहता है। लेकिन जब उसने ये शब्द सुने तो एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया। प्रतियोगिता, आत्मा पत्थरों को विभाजित करें। राघव मेहरा अभी अभी यहाँ आया था और उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, भाई, मैं यहाँ का नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के हालात के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये सुनने के बाद बलबीर सिंह ने तुरंत राघव मेहरा को यहाँ की स्थिति समझानी शुरू कर दी, मानो वह राघव मेहरा की सहमति पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हमारा राज्य जल्द ही युवराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करेगा। प्रत्येक टीम में 5 लोग होते हैं और हमारे पास पहले से ही 4 लोग हैं, साथ ही वैकल्पिक खिलाड़ी भी हैं, जिससे हमारे पास 2 कम हैं। मैं देख रहा हूं कि आपकी साधना जिंदन के पहले स्तर पर है और आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं पूछना चाहता था कि क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? बलबीर सिंह की कहानी सुनकर राघव मेहरा की आंखें सिकुड़ गईं। राज्य द्वारा आयोजित एक टूर्नामेंट, 5 लोगों का समूह, यह एक अच्छा एहसास है। आखिरकार उसका मिशन पूरे राज्य को यह बताना है कि वह कौन है, और यह प्रतियोगिता निश्चित रूप से एक अच्छा मंच है। यदि मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर सका तो भले ही मेरी ख्याति पूरे राज्य में न फैले, कम से कम मैं थोड़ा प्रसिद्ध तो हो ही सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है जिनका साधना स्तर उसके समान है। लेकिन आपको हमेशा दूसरों से सावधान रहना चाहिए। उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। भाई, मुझे इस प्रतियोगिता में रुचि है, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचना होगा। राघव मेहरा मुस्कुराए। निर्णय लेने से पहले उसने चारों ओर पूछताछ की। दूसरों की बातों पर अचानक विश्वास कर लेना तर्कसंगत नहीं है। हो सकता है कि यह आदमी उसे कहीं फुसला कर ले जाना चाहता हो और उसे लूटना चाहता हो। अगर उसने पैसे के लिए किसी को लूटा तो ये शर्मनाक होगा, उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर यह किसी अन्य प्रकार की डकैती है, ऐसा लगता है कि इस आदमी को सचमुच कोई विशेष शौक होगा। बलबीर सिंह ने सिर हिलाया, फिर पास ही स्थित एक चायखाने की दूसरी मंजिल की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आपने सोच लिया है तो आप बाद में हमें वहीं मिल सकते हैं। राघव मेहरा ने वहां एक नज़र डाली, स्थान याद किया और सहमति में सिर हिलाया। बलबीर सिंह वापस जाने ही वाले थे कि अचानक रुके, पीछे मुड़े और पूछा, वैसे भाई, मैं आपका नाम पूछना भूल गया। राघव मेहरा ने कहा, आरव। ये सुनकर बलबीर सिंह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। क्या ये त्यानजुन टॉवर के विश्व प्रसिद्ध मालिक का नाम नहीं है? एक ही नाम और उपनाम।
बलबीर सिंह मुड़े और जाने को तैयार हुए, लेकिन इसी समय उनकी नज़र राघव मेहरा के पीछे खड़े काले कुत्ते पर पड़ी। लेकिन इस नज़र ने अचानक उनके रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मुझे कुछ नहीं मिला। साफ था कि वो एक साधारण कुत्ता था, लेकिन उस सहज अनुभूति के बारे में क्या जो उसे अभी हुई थी। वह अचंभित होकर चला गया। राघव मेहरा ने बलबीर सिंह को विदा करने के बाद काले अजगर के साथ घूमना शुरू कर दिया। जब मैंने कुछ लोगों को देखा जो अच्छे स्वभाव के थे, तो मैं उनके पास गया और मुस्कुराते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछे। पता लगाइए कि यहाँ क्या हो रहा है। कुछ पूछताछ के बाद राघव मेहरा को इस जगह के बारे में कुछ जानकारी मिली। ये वास्तव में महाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र है। शांतिपुर महाद्वीप के दक्षिण में है। दोनों पक्षों के बीच की दूरी 100,000 मील से भी अधिक है। इस राज्य को युद्ध और मार्शल आर्ट का राज्य कहा जाता था और इसे मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं का बहुत शौक था। इसके तुरंत बाद एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। जब राघव मेहरा यहाँ की स्थिति के बारे में पूछ रहे थे, बलबीर सिंह चाय घर में लौट आए। उस आदमी ने सचमुच मना कर दिया। जैसे ही बलबीर सिंह अंदर आया, डिब्बे में से एक व्यंग्यात्मक आवाज़ सुनाई दी। बलबीर सिंह बैठ गए और बोले, नहीं, मैं इस बारे में सोचूंगा। हाँ, तुमने सोच समझ कर ही इसे नकार दिया। तुम खुद को कितना मजबूत समझते हो। मैं जिंदन का पहला लेवल एक हाथ से संभाल सकता हूँ। बोलने वाला व्यक्ति एक श्वेत चेहरे वाला आदमी था। उनकी साधना का स्तर जिंदन के ठीक 5वें स्तर के बराबर है। उसने मना कर दिया होगा। अभी भी 2 लोग कम हैं, इसलिए हम किसी और को ही ढूंढ सकते हैं। तभी बीच में बैठी एक महिला बोली। वह औरत बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थी। उसका चेहरा और फिगर बहुत सुंदर था। उसकी उम्र लगभग 24 या 25 साल लग रही थी। उनकी साधना जिंदान के 6ठे स्तर तक पहुंच गई है। इस समूह की नेता अनन्या सिंह हैं। अनन्या सिंह का राज्य में उच्च दर्जा है क्योंकि वह जनरल की बेटी है। अभी 1 महीना बाकी है, इसलिए हमारे पास अभी भी बहुत समय है। हम अपनी ट्रेनिंग में पीछे नहीं रह सकते। हम जल्द ही पास के मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में जानवरों का शिकार शुरू करेंगे। तुम लोग तैयार हो जाओ, अनन्या सिंह ने आगे कहा। ये सुनकर गोरे चेहरे वाला आदमी मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं ऐसा अभिनय करता हूँ जैसे मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जब वह अनन्या सिंह को देखता है तो उसकी आंखों में लालच भरी चमक होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस पर झपटना चाहता था और उसे जमीन पर रगड़ना चाहता था। राघव मेहरा ने चारों ओर घूमकर पाया कि यह शाही शहर वास्तव में अच्छा और समृद्ध था। इस समय उसने एक विशेष रूप से बड़ी इमारत देखी। इस इमारत का द्वार ठीक 3 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा है। गेट पर लगी पट्टिका पर 5 शब्द लिखे हैं, कीमियागर गिल्ड। अरे वाह! राघव मेहरा की आंखें चमक उठी और उन्होंने अपनी बाहों से एक टोकन निकाला। ये ऋषि अग्रवाल द्वारा दिया गया टोकन था। वह अंदर जाकर इसे आजमाना चाहता था। देखें कि क्या ये टोकन वास्तव में उपयोगी है। यदि यह उपयोगी है तो बहुत संभावना है कि ऋषि अग्रवाल अल्केमिस्ट यूनियन के अध्यक्ष होंगे। यदि ऐसा नहीं भी हो तो भी अल्केमिस्ट गिल्ड में उसकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। हालांकि जब वह अंदर जाने वाला था तो राघव मेहरा कुछ ही दूरी पर चिल्लाने की आवाज़ों से आकर्षित हो गया। वहां पर लोगों का एक समूह इकट्ठा था। राघव मेहरा ने टोकन रख दिया और वहां चला गया। देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे की ओर चला गया। इस समय उन्होंने एक लगभग 25 वर्षीय व्यक्ति को देखा जो मुस्कुराते हुए अपने सामने रखी चीजों को एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से परिचित करा रहा था। साथ ही दाववादी, क्या आप शर्त लगाना चाहते हैं? एक दौर के लिए 5 आत्मा पत्थर, बिल्कुल उचित। उस आदमी का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और वह बहुत ही लापरवाह लग रहा था। क्या ये वास्तव में एक जुआ है? ओह, बताओ, तुम शर्त कैसे लगाते हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। उन दोनों के बीच में 2 प्रकाश पर्दे सीधे खड़े थे। उस तुच्छ आदमी ने अपना परिचय दिया। वह जमीन पर संरचना कंपास को नियंत्रित कर सकता है और प्रकाश स्क्रीन की रक्षात्मक शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। 2 प्रकाश स्क्रीनों में से एक चीगोंग अवधि के लिए रक्षा प्रकाश स्क्रीन को नियंत्रित करने में सक्षम होगी और दूसरी फ्यूजन क्षेत्र के लिए रक्षा प्रकाश स्क्रीन को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। जब तक आप एक ब्लॉक पर हमला करते हैं और प्रकाश स्क्रीन को तोड़ते हैं, तब तक आप जीतते हैं।
वह 10 आत्मा पत्थरों की भी क्षतिपूर्ति करेगा। मध्यम आयु वर्ग के लोग समझ गए। ये दो विकल्पों में से एक है। अगर हमले से प्रकाश स्क्रीन टूट जाती है और आप चीगोन काल की प्रकाश स्क्रीन पर दांव लगाते हैं तो आप जीत जाते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अधेड़ उम्र के आदमी को लगा कि यह जरूर इसके लायक है। 5 स्पिरिट स्टोन वैसे भी ज्यादा नहीं थे, इसलिए उसने 5 आत्मिक पत्थर निकाले और उन्हें उस तुच्छ व्यक्ति को दे दिया। स्पिरिट स्टोन लेने के बाद वह तुच्छ आदमी नीचे बैठ गया और संरचना कंपास को समायोजित करने लगा। ठीक है, हो गया, अब तुम हमला कर सकते हो, साथी दाववादी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर अपना हथियार निकाला, एक टुकड़ा चुना और सीधे हमला कर दिया। एक धमाके के साथ प्रकाश स्क्रीन सीधे टूट गया। आप भाग्यशाली हैं, साथी दाववादी। उस तुच्छ व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की और लोगों के एक समूह के सामने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को आत्मा पत्थर दे दिया। लोगों के एक समूह ने यह दृश्य देखा, उनकी आंखें चमक उठीं और वे एक के बाद एक आगे बढ़े। राघव मेहरा के पास कोई स्पिरिट स्टोन नहीं था और वह केवल किनारे से ही देख सकता था। वास्तव में वह भी इसे आजमाना चाहता था। ये शर्त लगाने का एक मजेदार तरीका है। लोगों का एक समूह पंक्तिबद्ध होकर एक एक करके इसे आजमाने लगा। कुछ लोग असफल होते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं। इस वजह से कई लोगों को लगता है कि यह वास्तव में निष्पक्ष और ईमानदार है। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि 3 में से केवल एक व्यक्ति ही सफल हो सका। दूसरे शब्दों में, हर 3 दांव पर उस तुच्छ व्यक्ति ने 5 स्पिरिट स्टोन कमाए। उस तुच्छ आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी और वह मन ही मन हंस रहा था। गोल्डन फेदर इमोर्टल आर्टिफैक्ट ने यह दृश्य देखा और कहा, इन लोगों को धोखा देना बहुत आसान है। अगर यह स्वामी जुआ खेलने गया तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह दिवालिया हो जाए। इन बेकार प्रकाश स्क्रीन को तोड़ने के लिए अपने अमर शरीर का उपयोग करें और यह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को अपने जीवन पर संदेह करेगा। इस समय काले अजगर ने हंसते हुए कहा, इसका जिक्र मत करो, इस मास्टर को इसमें रुचि है। राघव मेहरा ने जो देखा उससे वह मोहित हो गया और इसके बारे में सोचने के बाद उसने उस व्यक्ति से पूछने का फैसला किया कि क्या वह इसके भुगतान के लिए कुछ गोलियां ले सकता है। यद्यपि स्पिरिट स्टोन सार्वभौमिक मुद्रा है, लेकिन गोलियां भी बुरी नहीं हैं। उनके पास 3वीं से 5वीं कक्षा तक की 30 उपचारात्मक गोलियां हैं। इस बार उसे चोट लगने का डर था, इसलिए वह सब कुछ अपने साथ ले आया। ये बात ध्यान में रखते हुए वह आगे बढ़े और पंक्ति में खड़े हो गए। समय बीतने के साथ एक दिन उच्च साधना स्तर वाला एक व्यक्ति अचानक असफल होने के बाद परेशानी पैदा करने लगा। जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने 5 बार कोशिश की पर एक बार भी मैं सही नहीं हो पाया। यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जिसकी साधना नवजात आत्मा चरण तक पहुंच गई है। आरोपों का सामना करते हुए भी वह तुच्छ व्यक्ति मुस्कुराता रहा। क्रोधित मत हो, साथी ताओवादी। ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। 50% संभावना है। कभी कभी आप बदकिस्मत होते हैं और 5 गलतियां करना सामान्य बात है। और कभी कभी आपकी किस्मत इतनी खराब होती है कि अगर आप 10 बार भी कोशिश करें तो भी आप जीत नहीं सकते। इसके विपरीत कुछ लोगों के शर्त जीतने की संभावना 10 गुना अधिक होती है। अन्य लोगों ने उस तुच्छ व्यक्ति की बातें सुनी और सोचा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 50% संभावना एक अच्छा जुआ लगती है, लेकिन वास्तव में असफलता की संभावना भी 50% ही है। तुम जरूर कुछ करने की फिराक में हो। मुझे स्पिरिट स्टोन वापस दो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक अपनी साधना छोड़ दी और बल प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने ऐसा करने का साहस किया क्योंकि उसने देखा कि तुच्छ व्यक्ति की साधना उच्च नहीं थी, केवल जिंदन के 5वें स्तर पर थी। ओह, तो आप बल प्रयोग करने जा रहे हैं। उस तुच्छ आदमी के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई और वह उदास दिखने लगा। आप तो जिंदन स्टेज पर हैं, मैं आपसे कैसे डर सकता हूँ। मध्यम आयु वर्ग के युवानयिंग स्टेज वाले ने नागभान से कुड़ी। तस्क, अगर मैं कहूँ कि मैं फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड से हूँ तो क्या होगा। तुच्छ आदमी ने व्यंग्य किया। ये शब्द बोलते ही आसपास का वातावरण अचानक शांत हो गया। सब लोग उस तुच्छ आदमी को घूर रहे थे। खुद को साबित करने के लिए उस तुच्छ आदमी ने अपनी बाहों से एक टोकन भी निकाला। इस पर 5 शब्द लिखे हैं। 3री कक्षा के गठन मास्टर। यह असंभव है। वह वास्तव में एक 3री कक्षा का फॉर्मेशन मास्टर है।
यह नकली होना चाहिए, इतना युवा तीसरी कक्षा का प्रशिक्षण मास्टर। टोकन को देखते हुए मध्यम आयु वर्ग के युवानयिंग व्यक्ति का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। मुझे माफ करना, मैं अब जा रहा हूँ। मध्यम आयु वर्ग के युवानयिंग कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, फिर कोई प्रतिक्रिया दी। फिर वह झुका, मुड़ा और तेजी से चला गया। वह फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड के लोगों को नाराज नहीं कर सकता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुख्य भूमि में कई शक्तिशाली ट्रेड यूनियन हैं। उनमें से अल्केमिस्ट गिल्ड और फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड विभिन्न अभिजात वर्ग को इकट्ठा करते हैं। ये दोनों संघ बहुत विशेष हैं और वे संघ में शामिल होने वाले कीमियागरों और निर्माण मास्टरों को बहुत महत्व देते हैं। यदि उनके संघ के लोगों को धमकाया जाता है, विशेष रूप से बड़े लोगों द्वारा छोटे लोगों को धमकाया जाता है, तो वे सीधे किसी को आगे आने और न्याय को कायम रखने के लिए भेजेंगे। बुरे लोगों का सार्वजनिक रूप से सिर भी काटा जा सकता है। उस तुच्छ व्यक्ति ने ठंडी सांस ली जब उसने नेसेंट सोल स्टेज पर बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घबराहट में भागते हुए देखा। लेकिन उन्होंने तुरंत फिर से मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग, ये तो बस एक छोटी सी घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेशक, अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद लोगों के समूह ने सोचा कि दूसरा पक्ष फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड से था और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, इसलिए वे शायद किसी को धोखा नहीं देंगे। इसलिए वे कतार में खड़े रहे। थोड़ी देर बाद आखिरकार राघव मेहरा की बारी आई। उस तुच्छ व्यक्ति ने राघव मेहरा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, साथी ताओवादी, आप कितनी बार जुआ खेलना चाहते हैं? राघव मेहरा ने एक तृतीय श्रेणी की उपचारात्मक गोली निकाली और कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं इस तृतीय श्रेणी की उपचारात्मक गोली के साथ कितनी बार जुआ खेल सकता हूं। जैसे ही तीसरी श्रेणी की उपचारात्मक गोली सामने आए, आसपास का वातावरण एक क्षण के लिए शांत हो गया। अनेक प्रकार के अमृतों में से उपचारात्मक गोलियां सबसे मूल्यवान हैं। एक तृतीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की उपचार गोली 50 स्पिरिट स्टोन के बराबर होती है। राघव मेहरा के हाथ में जो गोली है, वह तीसरे दर्जे की मध्यम स्तर की उपचार गोली है। 60 आत्मा पत्थरों के लायक। वह तुच्छ आदमी ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी मछली देख ली हो और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। ये गोली लगभग 60 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है। अगर आप इसे दांव पर लगाना चाहें तो मैं एक अपवाद बनाकर आपको 13 मौके दूंगा। राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, ठीक है। ये कहकर राघव मेहरा ने जल्दी से उस तुच्छ आदमी को गोली दे दी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तीसरी श्रेणी की उपचार गोली इतनी मूल्यवान होगी। उसके पास अभी भी चौथी और पांचवी श्रेणी की 10-10 उपचार गोलियां हैं। अगर वह उन्हें बेच दे तो उन्हें ढेर सारे स्पिरिट स्टोन से बदल सकता है। और इस तीसरी श्रेणी की उपचारात्मक गोली का उपयोग जुए के लिए करना ठीक है। ये हानिरहित है। राघव मेहरा को इस तरह देखकर वह तुच्छ आदमी हंसा, भाई तुम तो बड़े उदार हो। वास्तव में उसकी आंखें थोड़ी अश्लील हो गईं। इस आदमी को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। वह अवश्य ही कोई देहाती आदमी होगा। राघव मेहरा के पहने हुए कपड़ों को देखकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राघव मेहरा वांगचेंग जैसी समृद्ध जगह पर कभी नहीं गया था। राघव मेहरा ने गोलियां सौंपने के बाद स्वर्ण पंख अमर हथियार निकाला और 2 प्रकाश स्क्रीन को घूरने लगा। मुझे किसे चुनना चाहिए? कोई बात नहीं, ये तो बस मनोरंजन के लिए है। राघव मेहरा ने अपने शरीर में गर्म धारा प्रवाहित की, जिससे वह तलवार में प्रवाहित हो गई। और जैसे ही उसने तलवार निकाली, उसके आसपास के सभी लोग तलवार की ओर देखने लगे। इस खूबसूरत तलवार को देखकर कई लोगों की आंखें चमक उठीं, लेकिन जल्द ही उनकी रुचि खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने इस तलवार का स्तर देखा था। ये तो एक साधारण जादुई हथियार है। यह अभी भी एक निम्न श्रेणी का जादुई हथियार है। बहुत बकवास। केवल राघव मेहरा के सामने खड़ा तुच्छ व्यक्ति, जो आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, तलवार देखकर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसका पूरा चेहरा बदल गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या ये तलवार अमर हथियार नहीं है? कुछ समय पहले वह अपने गुरु के साथ गाओ शान क्यूई डुआन के मामले की जांच करने गए थे। अंततः मैंने दक्षिणी क्षेत्र में अमर अस्त्र का वास्तविक स्वरूप देखा। जादुई हथियार की शक्ति ने उसे बहुत हैरान कर दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद भी उसे यह बात अच्छी तरह याद थी।
इस भोले भाले गंवार के हाथ में जो हथियार है वह बिल्कुल अमर हथियार के समान ही है, केवल आभा का स्तर अलग है। ये हथियार लोगों को जादुई हथियार या निम्न श्रेणी के हथियार जैसा एहसास देता है। क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? वे तो बस एक जैसे दिखते हैं, है ना? किरण जोशी ने पलकें झपकाईं और मन ही मन सोचा। इस बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि यह तलवार कोई जादुई हथियार नहीं है। कुछ समय पहले जब पिंगान संप्रदाय की स्थापना हुई थी तब भी अमर अस्त्र दक्षिणी क्षेत्र में ही था। अमर अस्त्र ने यह भी कहा था कि वह पिंगान संप्रदाय की रक्षा करेगा। अब जब वह यहाँ आ गया है तो वह उसकी रक्षा कैसे कर सकता है? यह नकली ही होगा, क्योंकि सांस नकली नहीं हो सकती। लेकिन इस बच्चे के पास वास्तव में एक ऐसा हथियार है जो जादुई हथियार जैसा दिखता है। वह काफी सक्षम है। राघव मेहरा आध्यात्मिक ऊर्जा को नहीं देख सकते थे, लेकिन वह जानते थे कि आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में गर्मधारा थी। इस समय उसने अपने हथियार के पीछे गर्मधारा प्रवाहित की, प्रकाश स्क्रीन का एक टुकड़ा चुना और उसे बलपूर्वक काट दिया। किरण जोशी ने सोचा कि पहले राघव मेहरा को मिठास का स्वाद चखाया जाए, इसलिए उन्होंने अपना दाहिना अंगूठा थोड़ा सा हिलाया। दो प्रकाश स्क्रीन सीधे केवल चीगोंग चरण में बचाव करने में सक्षम हो गए। इस तरह वह धोखा देता है। दाहिने अंगूठे की गति से दोनों प्रकाश स्क्रीन को चीगोंग काल की रक्षात्मक शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। बाएं अंगूठे की एक गति से दो प्रकाश पर्दे समलन क्षेत्र की रक्षा के समान मजबूत हो सकते हैं। अगले ही क्षण राघव मेहरा द्वारा काटी गई प्रकाश स्क्रीन तुरंत टूट गई। राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। क्या शर्त सही थी? किरण जोशी मुस्कुराईं और बोली, भाई आप भाग्यशाली हैं। आपके पास अभी भी 12 मौके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हर बार इतने ही भाग्यशाली होंगे। राघव मेहरा ने सिर हिलाया और फिर से काटने के लिए अपनी तलवार उठाए। इस बार किरण जोशी ने अपनी आंखें सिकुड़ीं और अपना बायां अंगूठा हिलाया। उनकी इस कार्रवाई से दोनों प्रकाश पर्दों की सुरक्षा सीधे समलन स्तर तक बढ़ गई। उसके मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए। मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूं कि आगे क्या होगा। दो प्रकाश स्क्रीन की रक्षा शक्ति समलन क्षेत्र की रक्षा शक्ति बन गई है, और चाहे आप कितने भी मजबूत हों आप इसे तोड़ नहीं सकते। तथापि जैसे ही उसने सोचना समाप्त किया, अगले ही क्षण एक धमाका हुआ और प्रकाश स्क्रीन टूट गई। ये दृश्य देखकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। क्या ये फिर से सही है? किरण जोशी कहना चाहती थीं, भाई मुझे बहुत खेद है, लेकिन इस दृश्य को देखकर वे अचंभित रह गईं। पूरा व्यक्ति भ्रमित था। किरण जोशी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका मुंह थोड़ा खुल गया। ये कैसे संभव है? उसने जल्दी से प्रकाश स्क्रीन के नीचे संरचना कंपास को देखा। ये सही है, उन सभी के पास समलन क्षेत्र की रक्षात्मक शक्ति है। शायद अभी अभी मेरा दाहिना अंगूठा हिल गया। तो क्या दोनों प्रकाश पर्दों की रक्षात्मक शक्ति क्यूगोंग काल के समान ही है? किरण जोशी का मानना है कि इसकी संभावना अधिक है। साथ ही केवल यही सब कुछ समझा सकता है। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे पर नियंत्रण किया, खिलखिलाकर हंसे और कहा, ये भाई सचमुच भाग्यशाली है, वह फिर से जीत गया। राघव मेहरा ने हंसते हुए कहा, मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। इस तरह आप 20 स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। चलो जारी रखो, अभी भी 11 मौके हैं और राघव मेहरा को लगता है कि वह कुछ और बार सही अनुमान लगा पाएगा। किरण जोशी ने गहरी सांस ली, नीचे बैठ गईं और कंपास से खेलने लगीं। उन्होंने इस अवसर का उपयोग फॉर्मेशन कंपास की जांच करने के लिए किया, लेकिन कोई समस्या नहीं है। कुछ छेड़छाड़ के बाद दोनों प्रकाश पर्दे पुनः ऊपर उठ गए। ठीक है भाई, चलते रहो, शुभकामनाएं। किरण जोशी ने भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना शुरू कर दिया और अपना बायां अंगूठा हिलाया। इस बार उन्होंने अपने दाहिने हाथ पर बहुत ध्यान दिया। मुझे 90% यकीन है कि मैं नहीं हिला। अगर राघव मेहरा इस बार भी इसे तोड़ पाए तो वह अपने बाल उल्टे करके धोएंगे। राघव मेहरा ने लगातार 2 बार सही अनुमान लगाया है और उन्हें लगता है कि इस बार वह इतने भाग्यशाली नहीं हैं। लेकिन 3 में से 2 बार मारने के बाद उसका चेहरा पहले ही काफी पीला पड़ चुका था। पुनः तलवार उठाते हुए राघव मेहरा ने प्रकाश स्क्रीन का एक टुकड़ा उठाया और उसे जोर से काट दिया। किरण जोशी की आंखें सिकुड़ गईं। लड़के, निराशा महसूस करने के लिए तैयार हो जाओ। तथापि अभी उसका सोचना पूरा भी नहीं हुआ था कि अगला क्षण आ गया। एक धमाके के साथ प्रकाश स्क्रीन फिर से टूट गया।
इसे बिना किसी रहस्य के तोड़ दिया गया। ऐसा लगा जैसे किरण जोशी का दिल भी टूट गया हो। किरण जोशी भयभीत थीं। एक क्षण पहले तक वह अभी भी राघव मेहरा को निराशा का एहसास कराने के बारे में सोच रहा था। इस क्षण उसे अचानक निराशा का स्वाद महसूस हुआ। राघव मेहरा को उम्मीद नहीं थी कि वह लगातार 3 बार सही अनुमान लगा लेंगे और काफी देर तक वह स्तब्ध रह गए। क्या मेरा चेहरा इतना सफ़ेद है? ये तो यूरोप के भगवान से भी अधिक यूरोपीय है। राघव मेहरा ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वह बहुत पैसा कमा सकता है। आसपास के लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। ये बच्चा कुछ खास है। ये बहुत अच्छी किस्मत है। ऐसा लगातार 3 बार हुआ है। भीड़ के पीछे वह अधेड़ उम्र का आदमी जो अभी अभी नवजात आत्मा मंच पर पहुंचा था, अभी तक नहीं गया था और चुपके से देख रहा था। ये दृश्य देखकर उसे अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या उसका अंतर्ज्ञान गलत था? क्या इस आदमी ने सचमुच कुछ नहीं किया? क्या मैं बस बदकिस्मत था? उसे अचानक महसूस हुआ कि वह दूसरों का मूल्यांकन अपने ही मानकों से कर रहा है। राघव मेहरा का मूड अच्छा था। उसने किरण जोशी की तरफ देखा और कहा, भाई फिर आना। पहली बार पता चला कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। राघव मेहरा की बात सुनकर किरण जोशी की लार टपक पड़ी। अभी भी उलझन में हूँ। वह बस राघव मेहरा के हमले को ध्यान से देख रहा था। वह हमला ज्यादा से ज्यादा जिंदन के दूसरे स्तर की ताकत का था। समलन क्षेत्र की रक्षात्मक शक्ति प्रकाश स्क्रीन इतनी आसानी से कैसे तोड़ी जा सकती है? उसे पूरा यकीन था कि उसका दाहिना हाथ नहीं हिल रहा था, उससे कोई गलती नहीं हो सकती थी। जैसे ही उसने ये सोचा, वह अचानक रुक गया। ये हो सकता है। किरण जोशी ने शुरू में ही इस प्रश्न के बारे में सोचा था। वह राघव मेहरा के हाथ में स्वर्ण तलवार को देखता रहा। गुरगल, वह फिर से निगलने से खुद को नहीं रोक सका। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या ये सचमुच एक जादुई हथियार है? राघव मेहरा कुछ हद तक आदी हो गए थे, खासकर जब उन्हें अपने आसपास के लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहें महसूस होती थीं। वाह, ये तो ऐसा लगता है जैसे सड़क पर गुड़िया पकड़ रहे हों, लगातार 3 सिक्के इस्तेमाल कर रहे हों और किसी चीज को 3 बार पकड़ रहे हों। भाई, चलते रहो। राघव मेहरा खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था और उसे लग रहा था कि वह आगे बढ़ सकता है। किरण जोशी वहां मूक दर्शक बने रहे और अंत में उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि जादुई हथियार राघव मेहरा के हाथों में हो सकता है। यद्यपि अमर अस्त्र ने कहा था कि वह अपने स्वामी को पहचान लेगा, परंतु उसने यह नहीं सोचा था कि वह ऐसे साधारण व्यक्ति को अपना स्वामी पहचान लेगा। इस उम्र में भी वह जिंदान के पहले स्तर पर ही है, बल्कि उससे भी कमजोर है। दांत पीसते हुए किरण जोशी आगे बढ़ते रहे और फॉर्मेशन कंपास के साथ छेड़छाड़ करते रहे। इसे खत्म करने के बाद उसने हिलना बंद कर दिया। इस तरह दोनों तरफ एक ही रक्षात्मक ताकत वाली प्रकाश स्क्रीन नहीं होगी। इसमें उपवास अवधि और समलन अवधि होगी। यदि यह वास्तव में उसके नियंत्रण की समस्या थी और वह इस बार ऐसा करने में असफल रहा, तो शर्त जीतने की संभावना केवल 50% होगी। प्रकाश स्क्रीन को पुनः स्थापित किया गया।